तो आज है 1 जुलाई और आज से देश भर में कई बड़े बदलाव लागू हो गए हैं। रेलवे से लेकर यूपीआई तक, पैन कार्ड बनवाने से लेकर पुरानी गाड़ियों तक, ऐसे कई बदलाव हैं जिनका असर सीधे आपकी जिंदगी पर पड़ेगा। इसके बारे में आपको जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए इन बड़े बदलावों के लिए अब सीधा जुड़ते हैं मेरे सहयोगी विपिन भट्ट के साथ। तो विपिन जी, आपसे जानना चाहेंगे आज से कौन से बड़े बदलाव लागू हो गए हैं जिसका सीधा सरोकार आम लोगों की जिंदगी से है। जुलाई का महीना आ गया और आपके जीवन में बड़े बदलाव लेकर आया है। 1 जुलाई से कितनी बदल जाएगी आपकी लाइफ, आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं पैन कार्ड की। बिना आधार के अब ये कार्ड नहीं बन पाएगा। अब तक पैन बनाने के लिए आधार की अनिवार्यता नहीं थी, लेकिन अब आधार कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड नहीं बनेगा। लेकिन बड़ा बदलाव हुआ है आपके ट्रेन के सफर में। यहां पर किराए थोड़े से बढ़ते हुए नजर आए हैं। 2 पैसा प्रति किलोमीटर एसी पे बढ़ा है, 1 पैसा प्रति किलोमीटर नॉन एसी पे। लेकिन 1000 किलोमीटर की यात्रा पे आपको एसी में 20 रुपए ज्यादा देने होंगे और नॉन एसी में 10 रुपए आपको अतिरिक्त लगेंगे। लेकिन ज्यादा काम की बात रेलवे से आ रही है। तत्काल टिकट बुकिंग के लिए अब आधार जरूरी कर दिया गया है। आईआरसीटीसी का आपका जो अकाउंट है वो आधार लिंक होगा, तभी आपका तत्काल टिकट बुक हो पाएगा। बीच में बड़ी धांधलियों की बात आई थी, उसको निपटाने के लिए, उसको ठीक करने के लिए यह कदम सरकार ने उठाया। और हाँ, तत्काल विंडो जो सुबह 10 से 10:30 खुलती है, उसमें 10 से 10:30 के बीच एजेंट बुकिंग्स नहीं कर पाएंगे। ये भी एक इसमें बदलाव आ रहा है। यात्री रिजर्वेशन चार्ट जो पहले 4 घंटे पहले बन के तैयार होता था ट्रेन के डिपार्चर के, अब वो 8 घंटे पहले बन जाएगा। उन लोगों को सुविधा होगी जिन्हें आखिरी वक्त में पता लगता था या स्टेशन पहुंच जाते थे कि अब उनका रिजर्वेशन तो कंफर्म हुआ नहीं है। हालांकि इसको 24 घंटे तक लाने की भी बातें हो रही हैं, लेकिन फिलहाल 8 घंटे पहले आपको रिजर्वेशन चार्ट मिलेगा। अच्छी खबर आई है कि अब गैस सिलेंडर कमर्शियल वाला 19 केजी का सस्ता हो गया 58 रुपए 50 पैसे से। तो जो भी कमर्शियल यूज के लिए एलपीजी सिलेंडर खरीदना चाहते हैं, उनके लिए दाम 58 रुपए 50 पैसे तक कम हो गए हैं। यूपीआई पेमेंट को ज्यादा सेफ बनाने के लिए अब वहां पर जो असली बैंकिंग नेम है, मान लीजिए किसी का नाम है अमित कुमार गुप्ता, आपके बैंक में दर्ज है, पूरा नाम दिखाई देगा, ना कि अमित गुप्ता, अमितू या कुछ और जो आप एडिट करके बना लेते थे वो नहीं। अब जो बैंकिंग नेम है वही अपीयर होगा। ये इसलिए ताकि सेफ ट्रांजैक्शन किया जा सके। बड़ी खबर दिल्ली से कि अब 10 साल पुरानी डीजल कारें और 15 साल पुरानी पेट्रोल कारें, इन्हें फ्यूल नहीं मिलेगा पेट्रोल पंप से। उनको कैसे परखा जाएगा, जांचा जाएगा, उसके लिए एक मैकेनिज्म बनाया है। लेकिन इतनी पुरानी कारों को दिल्ली में अब फ्यूल नहीं मिलेगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ये बड़े बदलाव जुलाई से आपके लिए। शुक्रिया विपिन जी इस पूरी जानकारी के लिए। साथ ही आपको बता दें, रेलवे ने आज अपना सुपर एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया है। इस एप्लीकेशन का नाम है रेल वन ऐप। ये एक क्लिक पर कई सारे काम करेगी। अब आप रिजर्व्ड और अनरिजर्व टिकट बुकिंग एक ही एप्लीकेशन के जरिए कर पाएंगे। बुक करने के साथ ही प्लेटफॉर्म टिकट, ट्रेन या पीएनआर से जुड़ी हर जानकारी और साथ ही साथ ऑनबोर्ड ई कैटरिंग की सुविधा से जुड़ी जानकारी भी आपको एक ही मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए मिलेगी। आज केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल वन मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया। रेलवे के मुताबिक रेल वन एप्लीकेशन यात्रियों की सभी जरूरी सेवाओं के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। मिडिल क्लास के परिवार हमारी देश की रीढ़ की हड्डी है। उनके लिए कैसी हम फैसिलिटीज़ कर सकें, किस तरह से सुविधाएं बढ़ा सकें, कैसे अफोर्डेबल ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें, वो हमारा एक बहुत बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। आज रेल वन ऐप का आरंभ होना उसी भावना के तहत है। कैसे लोगों को टिकट की खिड़की पे चक्कर ना काटना पड़े, वहाँ लंबी लंबी लाइनों में खड़ा ना रहना पड़े। और आज डिजिटल इंडिया का एक बहुत बड़ा प्रभाव है देश में। 10 वर्षों में डिजिटल इंडिया ने हर जन जन के जीवन में परिवर्तन लाए हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें, कैबिनेट की बैठक में आज कई बड़े फैसले लिए गए हैं। सरकार ने एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव स्कीम के लिए 99,000 करोड़ को मंजूरी दे दी है। साथ ही नई खेल नीति को भी मंजूरी मिली है। डिटेल्स लेते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय अब हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। तो लक्ष्मण जी, आपसे जानना चाहेंगे आज कैबिनेट की बैठक में कौन से बड़े फैसले लिए गए हैं, क्या है पूरी जानकारी? देखिए, कैबिनेट ने आज 4 बड़े फैसले लिए हैं। सबसे महत्वपूर्ण फैसला है एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जिसके तहत 99,446 करोड़ रुपए इंसेंटिव के तौर पर दिए जाएंगे उन लोगों को जो अपने यहाँ नए रोजगार देते हैं। दूसरा फैसला लिया गया है रिसर्च डेवलपमेंट और इनोवेशन स्कीम, जिसको आरडीआई स्कीम कहते हैं। इसके तहत रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। और खेल को बढ़ावा देने के लिए खेलो इंडिया नीति 2025 को मंजूरी मिली।
मिली है और साथ ही साथ एक हाईवे प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है जो करीब 1800 करोड़ रुपए का है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण फैसला है वो है एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का। इसके तहत ये कहा गया है कि 1 अगस्त 2025 से लेकर के 31 जुलाई 2024 तक जो भी कंपनियां अपने यहाँ नए रोजगार देंगे उनको सरकार इंसेंटिव देगी। इंसेंटिव के तौर पर क्या देगी? तो जो आप नए रोजगार देते हैं, जिस शख्स को आपने नौकरी पर रखी है, उस शख्स की नौकरी का 1 महीने की सैलरी सरकार इंसेंटिव के तौर पर देगी। शर्त यह है कि अधिकतम इंसेंटिव 15,000 रुपए होगी और साथ ही साथ जिसको नौकरी पर रखे हैं उसकी सैलरी अगर 1 लाख रुपए तक है तब ये इंसेंटिव उसी सैलरी के अनुपात में दी जाएगी। और इसमें यह भी खास बात यह है कि जो पहली बार नौकरी पा रहे होंगे उनको ही ये इंसेंटिव मिलेगा। पहली बार नौकरी पा रहे हैं कैसे पता चलेगा? तो जो ईपीएफओ में रजिस्टर्ड नहीं है उनको अगर नौकरी दी जाती है, ईपीएफओ में दिख रहा होता है कि पहली बार नौकरी पा रहे हैं, तब फिर उनको ही इंसेंटिव स्कीम दिया जाएगा। लेकिन इसके तहत एक और महत्वपूर्ण बात है, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए है उसके लिए स्कीम अगले 2 साल तक लागू होगी। पहले साल तक तो सबके लिए लागू रहेगी, अगले 2 साल तक के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लागू रहेगी। यानी उनको 2 साल का फायदा मिलेगा, 1 साल का अतिरिक्त फायदा मिलेगा। इसके तहत मैक्सिमम 3,000 रुपए पर मंथ सरकार पर एम्प्लॉय के तौर पर इंसेंटिव यहाँ पर देगी। और इंसेंटिव ऐसा दिया जाए कि आपने किसी को नौकरी पर रख लिया तो 6 महीने तक जब वो रह जाएगा नौकरी पर तो 6 महीने के इंसेंटिव एक बार में दिया जाएगा और फिर 1 साल तक जब रह लगा तो अगले 6 महीने के इंसेंटिव एक बार दिया जाएगा। यानी ऐसा नहीं कि पहली बार इंसेंटिव दे दिया फिर वो नौकरी से निकल गया तो इंसेंटिव चला जाएगा बेकार। तो ये एक खास प्रावधान यहाँ पर किया गया है। लक्ष्मण जी, आप हमारे साथ बने रहे, आपके पास वापस लौटेंगे। इस बीच आपको एक एक्सक्लूसिव खबर बता दें सीएनबीसी आवाज की। भारत के साथ यूएस ट्रेड डील के लिए अगले 24 घंटे काफी अहम है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक 9 जुलाई से पहले यूएस के साथ मिनी डील होने की संभावना है। इस बीच अलग अलग देशों के साथ होने वाले ट्रेड डील के मसौदे पर आज राष्ट्रपति ट्रंप और अमेरिका के कॉमर्स डिपार्टमेंट के बीच में अहम बैठक होने वाली है। डिटेल्स लेते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण जी, आपसे जानना चाहेंगे भारत के साथ यूएस ट्रेड डील को लेकर फिलहाल क्या संभावनाएं बन रही हैं? देखिए, यहाँ पे जो मुझे सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक अगले 24 घंटे, जी हाँ, अगले 24 घंटे काफी महत्वपूर्ण है यूएस इंडिया ट्रेड डील को लेकर के। और मुझे जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक 9 जुलाई से पहले पहले, जो कि 45 दिन की डेडलाइन खत्म हो रही है, उस 9 जुलाई से पहले पहले एक मिनी या अंतरिम ट्रेड डील यूएस के साथ हो सकता है। 24 घंटे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यूएस के कॉमर्स डिपार्टमेंट ने डील का जो मसौदा तैयार किया गया है, सिर्फ भारत के साथ नहीं, दुनिया के अलग अलग देशों के साथ, उस मसौदे के साथ आज ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ चर्चा करने वाले हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उस मसौदे में बदलाव करना चाहें या उसे हरी झंडी देना चाहें, उसके बाद तय हो जाएगा कि डील किस स्वरूप में आएगा। भारत की बात करें तो भारत डील करने के लिए लगभग तैयार है और भारत का मानना है कि अगर 9 जुलाई तक डील नहीं किए तो भारी भरकम टैरिफ भारत के प्रोडक्ट पर लग जाएगा, दूसरे देश इसका फायदा उठा सकते हैं। इसलिए भारत डील करना चाहता है, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर भारत किसी भी तरह की कोई समझौता करने के मूड में यहां पर नहीं है। और इसमें सूत्र बता रहे हैं कि ट्रंप की तरफ से जो ड्यूटी का ऐलान किया जाएगा वो खासतौर से अलग अलग कैटेगरी बांटी जा सकती है अलग अलग देशों की, और उस कैटेगरी के हिसाब से ये ऐलान यहाँ पे किया जाएगा और भारत किसी एक कैटेगरी में रह सकता है जिस तरह की डील होती है। तो जो अलग अलग प्रोडक्ट हैं, बातचीत लगभग पूरी हो चुकी है। सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पर एक पेच फंसा था, उसको भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। और जो चीफ नेगोशिएटर हैं उनको आना था 30 तारीख को वापस भारत, वो अब वहीं रुक गए हैं और विदेश मंत्री भी अपने काउंटर पार्ट से मिलने वाला है यूएस में। तो ये सब संकेत दे रहे हैं कि डील बहुत जल्द होने वाली है। कंप्लीट डील नहीं होगी, अंतरिम डील होगी या फिर कह सकते हैं मिनी डील हो सकती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी इस एक्सक्लूसिव जानकारी के लिए। साथ ही साथ कैबिनेट के बड़े फैसलों की जानकारी भी आपने दर्शकों को दी, उसके लिए भी शुक्रिया। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें आज बिग बोल्ड रिफॉर्म जीएसटी को लागू हुए 8 साल पूरे हो गए हैं। 2017 में आज ही के दिन संसद के सेंट्रल हॉल में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने जीएसटी की शुरुआत की थी। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी को एक ऐतिहासिक रिफॉर्म बताया है। प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया है कि 8 साल में जीएसटी एक ऐतिहासिक सुधार के रूप में सामने आया है जिसने भारत के आर्थिक परिदृश्य को नया आकार दिया है। कंप्लायंस के बोझ को कम करके जीएसटी ने विशेष रूप से छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए व्यापार करना बेहद आसान बनाया है। जीएसटी ने आर्थिक विकास के लिए एक शक्तिशाली इंजन के रूप में भी काम किया है, जबकि भारत के बाजार को एकीकृत करने की इस यात्रा में राज्यों को समान भागीदार बनाकर सच्चे सहकारी संघवाद को बढ़ावा मिला है।
तो 8 साल के सफर में जीएसटी ने गुड एंड सिंपल टैक्स का लक्ष्य किस हद तक हासिल किया है, इसी पर ही आज हम आवाज अड्डा में खास चर्चा करेंगे। जीएसटी के 8 साल कितना कमाल, शाम 7:57 पर जरूर देखिए। चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे शेयर बाजार का पूरा हाल। आप देखते रहिए आवाज समाचार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात करेंगे शेयर बाजार की। सेंसेक्स वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार दायरे में रहा। कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन सेंसेक्स निफ्टी की फ्लैट क्लोजिंग हुई। सेंसेक्स 91 पॉइंट चढ़ा तो वहीं निफ्टी 25 पॉइंट उछाल के साथ देखा गया। मिड कैप इंडेक्स भी निचले स्तर से सुधरकर बंद हुए। मार्केट का पूरा अपडेट दे रही हैं कंचन। तो हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन अगर हम बाजार की बात करें तो यहाँ पे हमें मिला जुला कारोबार देखने को मिला है, जहां निफ्टी और सेंसेक्स ने एक फ्लैट क्लोजिंग दिखाई है। वहीं मिड कैप की बात करी जाए, बैंक निफ्टी की बात करी जाए तो लोअर लेवल से यहाँ पे अच्छी खासी रिकवरी का सत्र हमें आता हुआ दिखाई दिया है। इनफैक्ट सेक्टर स्पेसिफिक भी आज बात करी जाए तो काफी ज्यादा मोमेंटम बाजार के अंदर हमें देखने को मिला है, क्योंकि जो खबरों का फ्लो था वो काफी ज्यादा बाजार में बना हुआ था। अब देखते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन किस तरीके का रहा है। देखिए निफ्टी में बढ़ने वाले शेयर्स की बात करी जाए तो अपोलो हॉस्पिटल में करीब 4% के गेन देखने को मिले, बिकॉज यहाँ पे डीमर्जर की बातें आई है, जिस लिहाज से यहाँ पे एक एक्शन देखने को मिला है। बीएल को एक ऑर्डर हाथ लगा है, जिसके बाद यहाँ पे करीबन 3% की बढ़त देखने को मिली है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ब्रोकरेज की रिपोर्ट आई है, जिसके बाद हमें करीबन 2% का इजाफा, और एसबीआई लाइफ की बात करी जाए तो 1.5% के गेन्स यहाँ पे भी देखने को मिले हैं। लूजिंग पॉकेट में नेस्ले इंडिया, इनफैक्ट पूरा जो एफएमसीजी पैक था वहां पे थोड़ा सा हमें धीमापन देखने को मिला है। एक्सिस बैंक में की बात करी जाए तो 2.25% की कमजोरी यहाँ पे देखने को मिली है। इनफैक्ट जो प्राइवेट बैंकिंग है वहां पे ये कहीं ना कहीं लगाड़ बन के सामने आया है आज के सत्र में। श्रीराम फाइनेंस में करीबन हमें 1.5% की लूजिंग स्ट्रीक देखने को मिली है, और इटर्नल में भी करीब 1.25% की कमजोरी आज नोटिस की गई है। मिड कैप के महारथी देखते हैं, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 6% के गेन, टाटा कम्युनिकेशन यहाँ पे 4% का इजाफा, फेडरल बैंक इनफैक्ट अच्छा खासा आज 3% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। वहीं कल्याण ज्वेलर्स की बात करी जाए तो यहाँ पे भी करीब 3% के गेन देखने को मिले हैं। लूजिंग स्ट्रीक में एनएमडीसी यहाँ पे न्यूज फ्लो बना हुआ था, जिसके बाद यहाँ पे हमें 3% की लूजिंग स्ट्रीक देखने को मिली है। पेज इंडस्ट्री में 2.25% का यहाँ पे लूजिंग है, और साथ में सोलार इंडस्ट्री 2.5% का यहाँ पे गिरावट आई है, और एसबीआई कार्ड भी करीब 2.25% की कमजोरी के साथ आज के सत्र में बंद हुआ है। लेकिन जिस्ट ऑफ द अगर हम मार्केट देखें तो यहाँ पे हमें न्यूट्रल टू पॉजिटिव साइड में ही मार्केट दिखा है। नुवामा की रिपोर्ट के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज में शानदार तेजी देखने को मिल रही है। आरआईएल पर नुवामा की क्या है रिपोर्ट, बता रही हैं श्रेया ठाकुर। रिलायंस सुबह से आज अच्छी खासी तेजी से के साथ कारोबार कर रहा है। कंट्रीब्यूटर्स में शामिल है हैवी वेट, आज बाजार को पुश करता हुआ नजर आया। नुवामा की काफी बुलिश रिपोर्ट आई, खरीदारी की राय उनकी तरफ से आ गई है। वो कह रहे हैं कि आप बाई कर सकते हैं। टारगेट प्राइस भी अच्छा खासा बढ़ा दिया, 1801 रुपए प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रख दिया है, यानी कि जिस लेवल पर अभी कारोबार कर रहे हैं वहां से 20% का अपसाइड पोटेंशियल रिलायंस में नजर आ रहा है। नुवामा को क्या अच्छा लग रहा है, तो फर्म कह रहे हैं कि कंपनी जिस तरीके से एनर्जी बिजनेस को लेकर अग्रसर होकर काम कर रही है वो एक पॉजिटिव ट्रिगर है। इनका जो सोलर मॉड्यूल है अब वो बाहर भी बेच रहे हैं, एक्सटर्नली भी इसको बेच रहे हैं। साथ ही इनके एक प्रोडक्ट की बात करूं, हेट्रो जंक्शन सोलर मॉड्यूल, जो कि बाजार में मौजूद टॉपकॉन्स मॉड्यूल से 5% प्रीमियम पर बिक रहा है, यानी कि 5% ज्यादा कीमत पर ये बिक रहा है। क्यों बिक रहा है, तो उसके पीछे कारण है इसका बेटर एफिशिएंसी। 23.1% इसकी एफिशिएंसी है। ये पसंदीदा मॉड्यूल बना रही है बाजार में इसको। इसके अलावा मॉड्यूलर सेल बनाने की 10 गीगावाट की जो क्षमता है कंपनी की, उससे 3800 करोड़ की कमाई होने की उम्मीद है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 25 में कमाई 6% बढ़ सकती है। और नुवामा ये भी फ्लैग कर रहे हैं कि अगर कंपनी की एंट्री हो जाती है 2 हिस्सों में, पॉलीसिलिकॉन और वेफर में, तो और मुनाफा बढ़ सकता है। इसलिए फाइनेंशियल ईयर 30 तक उन्होंने अनुमान रखा है कि नया एनर्जी बिजनेस से रिलायंस की जो कुल मुनाफा है उसमें 50% कंट्रीब्यूशन आएगी। इसलिए फिलहाल रिलायंस फोकस में, और आप खरीदारी की राय। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, सीएनबीसी आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।